Hello everyone, welcome to Nirnay IAS. Friends, you have UPSC Civil Services exam, prelims exam on 25th May 2025. उस हिसाब से आपके पास approximately 7 months are left behind. Now, today we are going to talk about these 7 month strategy. Be it a beginner, उसको consider किया जाए या फिर you are someone जो कि आप थोड़े अच्छी प्रिपरेशन के लेवल पे हैं उसको कंसिडर किया जाए बट नेक्स्ट 7 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके हिसाब से अगर मैं अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होगा और मेरी मेंस की तैयारी भी अच्छे ढंग से हो रही होगी ये इंश्योर हमें करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 7 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2025। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि स्ट्रेटेजी हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात आती है तो ये मोस्ट प्रेस्टिजियस मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम कंसीडर किया जाता है। अब ये डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है वो इसलिए क्योंकि एक कंसिस्टेंट और एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट होती है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बेहतरीन नहीं है तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है टू मैनेज द प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन के लेवल को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए 7 मंथ की स्ट्रेटेजी में फर्स्ट मंथ जो आपका होगा, आइडियली आई विल से कि 1 नवंबर से आप इस प्लान को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और 1 नवंबर से जब आप इस प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका जो फर्स्ट मंथ होगा उसमें आपको एक चीज अच्छे से करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। आपको ये देखना है कि सिलेबस में आपके क्या क्या चीजें हैं। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेबस को ही देखना है, सिर्फ आपको ये भी एनालाइज करना है बेटर अंडरस्टैंडिंग में कि आपके सिलेबस में ऐसे कौन से पिलर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे काफी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन से ऐसे पिलर हैं जो आपके मेंस के लिए आते हैं। प्री में अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो बहुत रेयर चांसेस है कि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। तो मतलब आपको सिलेबस से एक फैमिलराइजेशन जो है वो आपको अचीव करना है सबसे पहले, जिसमें आपका जनरल स्टडी पेपर 1 और सी सेट पेपर 2 दोनों को इसमें कंसिडर करना है। आपको बिल्कुल ये नहीं करना कि सी सेट तो मेरा फोटे है। बहुत पहले कभी मैंने प्रिपेयर किया था आईआईटी के लिए, उस टाइम भी मेरा मैथमेटिक्स अच्छा हुआ करता था, और अभी मैं जब एमबीए के लिए प्रिपरेशन किया तो भी मेरी रीजनिंग अच्छी हुआ करती थी। दैट इज नॉट अ लेवल ऑफ कंसिडरेशन। आपको खुद टेस्ट दे के देखना है कि आप उस स्कोर पे पहुंच पा रहे हो या नहीं। ये आपकी हेल्प जब मिलेगी, आपको किससे अच्छी हेल्प मिलेगी सिलेबस को एनालाइज करने के लिए, वो होगा पास्ट 5 to 7 ईयर का पेपर। क्योंकि आप सिलेबस को देख लोगे, ये टॉपिक आपने कंसिडर कर लिया, आप उन टॉपिक को पढ़ना शुरू भी कर दोगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप देखो, उनको एनालाइज करो, उनसे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि आपके कौन से ऐसे की एरियाज हैं, कौन से डिफिकल्टी लेवल पे एरियाज देखने को मिलते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपकी आउटकम्स जो है वो काफी पॉजिटिव होंगी, आपका रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे एनर्जी और आउटकम का रेशियो हमें मैनेज करना है कि आप ऐसा मत करो कि एक किसी, जैसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मैं उनको याद करने लग जाऊंगा। तो आप ये जो करोगे तो एनर्जी और आपका जो आउटकम होगा उसका रेशियो मिसमैच हो जाएगा, वो आपकी प्रिपरेशन को नेगेटिवली हैम्पर करेगा। बेटर आप ये एनालाइज करो किस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बेसिस है जिस कारण से पूछा गया था, तो इस हिसाब से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, मैनेज करने की कोशिश करो। देन इट कम्स टू दी कि सर और क्या करना है फर्स्ट मंथ में। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की रीडिंग पे फोकस करना है। एनसीईआरटी बुक्स जो हैं दैट इज 6 to 12 स्टैंडर्ड, उनको आपको रीड आउट करना है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये वाले पार्ट के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करना है। और जब आप इनकी रीडिंग करोगे तो कीप अ हाइलाइटर विद यू, अपने साथ हाइलाइटर रखो। आप वहां पे जरूर मार्क करना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना जहां पे आपको ये लगा कि ये पीवाईक्यूज यहां पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है, उसको जरूर अंडरलाइन करना। क्योंकि आप यहाँ पे पीवाईक्यूज ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हो, 5 से 7 साल का पैटर्न समझ चुके हो, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी एनसीईआरटी का ये वाला पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मुझे आइडियली काम करना है। जैसे कि आप हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों पार्ट को कवर करोगे। ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीनों चीजों को कवर करोगे। पॉलिटी में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ब्रीफली अंडरस्टैंड कर पाओगे। इकोनॉमी के कुछ बेसिक फंडामेंटल जो है उसको आप समझ पाओगे। साइंस के भी जो बेसिक्स हैं वो आपके डेवलप हो जाएंगे। एनवायरनमेंट में इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों को आप ब्रीफली अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब जब आपको इस पे एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी तो इसी के साथ साथ में आपको कुछ कुछ करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना शुरू कर देना है।
कुछ कुछ करंट अफेयर का मतलब जैसे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है ना, उनमें से इधर ऑफ देम आप चूज कर सकते हो। आई विल प्रेफर कि इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ना शुरू करो। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू करोगे आप, तो उसमें भी सिलेक्टिव न्यूज जो है वो आपको पढ़नी है, और वो मैं हर रोज टेलीग्राम के ऊपर अपडेट देता हूं आपको कि सिलेक्टिव न्यूज ये है जो आपको पढ़नी है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इससे आपको अपने सिलेबस के साथ करंट अफेयर को इंटर रिलेट करना भी आ जाएगा। आप ये समझ पाओगे कि आप कैसे अपने सिलेबस से करंट अफेयर को इंटर रिलेट कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सिलेबस में भी क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है जो चीज करंट अफेयर में रहती है, तो आपको उस पर फोकस करने का मौका मिलेगा। मैं एडवाइस करूंगा निर्णय आईएएस पे रोजाना सर आपका न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं, तो आइडियली आप वो न्यूज़पेपर डिस्कशन को भी फॉलो कर सकते हो, ताकि वो आपको गाइड भी कर पाएंगे। देखो सिलेबस का ये वाला पार्ट है जो इस वाले करंट अफेयर से एसोसिएट होता है, आप इसको फॉलो कीजिए। फिर रिवीजन नोट्स आपको बनाने हैं। रिवीजन नोट्स बनाने का मतलब है ऐसा नहीं कि अब आप सेपरेट पेज लेके कुछ नोट्स बनाओ। मैं चाहूंगा आप हाईलाइट करो अपनी बुक में ही, और वहीं पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको मेंशन करनी है तो वहीं मेंशन कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब रेफर करोगे तो आपको वो इजी और कन्वीनियंट होगा, वहीं से रेफर आप इजीली कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होगी? जब आपने ये सारा कुछ कर लिया तो आपको एक कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप हो जाएगा, और अब आप एडवांस बुक्स पे जाना शुरू करोगे। फायदा आपको ये भी मिलेगा क्योंकि आपके बेसिक अब क्लियर हो चुके हैं, तो अब आप एडवांस बुक्स के ऊपर जाओगे तो आपको वो इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। स्टैंडर्ड बुक जैसे कि रेफरेंस ले सकते हो आप एनसीईआरटी के साथ साथ में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंस लोगे। हिस्ट्री के लिए जैसे इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा जी की बुक है, ठीक है ना। ऐसी स्पेक्ट्रम है मॉडर्न इंडिया के लिए, फॉलो कर सकते हो। या फिर पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आपका सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग जो है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो है इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी है, ठीक है ना, खुलर, वो भी फॉलो कर सकते हो आप। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह या नितिन संगानिया में से कुछ फॉलो कर सकते हो। एनवायरमेंट के लिए बेटर है आप एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करें, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो साइंस के रिपोर्ट्स, मैगजीन, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करें। देखिए जो स्टूडेंट है निर्णय आईएएस के, उनको तो नोट्स मिले हुए हैं, तो उनके लिए मैं नहीं कह रहा कि आपको ये बुक्स लानी और यही पढ़नी है। आई एम टेलिंग टू दोज पीपल जिन्होंने सर कोचिंग नहीं ली है, निर्णय आईएएस भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, क्या अब मैं पढ़ ही नहीं सकता? तो उनके लिए मैं ये बुक्स बता रहा हूं, जिनके पास में नोट्स मिले हुए हैं उनको ये बुक्स रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये जो सेकंड मंथ होगा, इसमें आपकी जो करंट अफेयर के लिए स्ट्रेटेजी होगी, इस पे आपको थोड़ा सा और फोकस करना है। योजना, कुरुक्षेत्र जैसी रिलायबल मैगजीन्स आप उसके साथ साथ में फॉलो करोगे, और कुछ आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक एक करना शुरू कर दोगे, और इसके साथ में सीसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। सीसेट में जो आपका पहले ये लगता है ना कि ये वाला एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है, उस एरिया को सबसे पहले कवर कर लो, ताकि थोड़े से टाइम के अंदर ही वो कवर हो जाएगा। लेकिन अब रेगुलर प्रैक्टिस आपको सीसेट के ऊपर भी करनी शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ मंथ है उसमें क्या करना है आपको? अब आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होना है और एक रिवीजन भी होना है। कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो स्टैंडर्ड बुक से हो चुका है। मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट इंडिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ये इन डेप्थ आपको एक स्टडी कर चुके हो आप। अब आपको इसके रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, और उसके साथ साथ में जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे, कम से कम भी नहीं तो मैं बोलूंगा कि 18 मंथ के करंट अफेयर अपने एग्जाम डेट से आप कवर करो, तो आइडियली जनवरी 2024 से आप अपने करंट अफेयर को कवर करना शुरू कर सकते हो। ये कवरेज होना चाहिए। इसके साथ साथ में, क्योंकि आप ये जब कर लोगे, इस टाइम पे पहुंचोगे, तब तक इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा, और फिर बजट के हाइलाइट्स के ऊपर आपको फोकस करना है, तो डेफिनेटली वहां पे बजट हाइलाइट पे, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर यहां पे फोकस करना शुरू करो। क्योंकि इकोनॉमी में सिलेबस में से क्वेश्चन जो आते हैं वो हमेशा स्टैटिक से नहीं आते। मैनी मोर टाइम इट हैपेंस कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से काफी ज्यादा आते हैं, तो वो जो हाइलाइट्स हैं उनके ऊपर आप स्पेसिफिकली फोकस करना शुरू करोगे, ठीक है ना। और सीसेट की प्रिपरेशन मैं बोलूंगा एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप सॉल्व करो सीसेट के अब, और हो सके तो सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। सेक्शनल इन द सेंस, जैसे आपने ज्योग्राफी पूरा कर लिया तो आप ज्योग्राफी के सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। आपने पॉलिटी पूरा कर लिया, पॉलिटी के टेस्ट दे सकते हो। ऑब्वियसली आप रिवीजन कर रहे हो तो पूरा सिलेबस एकदम से रिवाइज नहीं हुआ है, बट जितना हो चुका है उसके सेक्शनल टेस्ट आप देना शुरू कर सकते हो, अपनी नॉलेज को असेस करना शुरू कर सकते हो। ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपकी टाइम मैनेजमेंट में, और आपका जो प्रिपरेशन गैप है उसको बेटरली मैनेज कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप क्या करो, एटलीस्ट 3 to 5 टेस्ट पेपर इनके बीच में 3 और 4th मंथ के अंदर आप एटलीस्ट सॉल्व करोगे। 3 to 5 मॉक टेस्ट आप इस मंथ के अंदर सॉल्व करोगे, मतलब 2 महीनों में लगभग 10 टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर चुके हो। अब हमारे पास आता है मंथ 5, इसमें क्या करना है?
देखिए अब आपको ये पता लग गया होगा कि सिलेबस में ये वाला पार्ट मेरा एज है और सिलेबस का ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं मेरे को देखने को मिलता है डिफिकल्ट है, मतलब इसमें मेरे को डिफिकल्टी आती है। तो अब आपको अपने कोर एरियाज को रिवाइज करना है। जो भी कोर एरियाज में सबसे पहले वो रिवीजन करना है, उसको ज्यादा टाइम देना है जो आपका वीक पोर्शन है। वीक पोर्शन आपका ज्योग्राफी हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, आपका पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, और उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा है एटलीस्ट वो आपको तैयार करने हैं। और अब आपका टाइम आ चुका है कि क्योंकि प्रिपरेशन आपकी अच्छे लेवल पे है, अब आप फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। जनरल स्टडी के लिए फुल लेंथ टेस्ट दो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। डिमोटिवेशन की बात नहीं है, परफॉर्मेंस एनालाइज करने का मतलब है कि आप ये देख रहे हो कि किस वाले सेक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा हूं, किस वाले सेक्शन के अंदर मैं आउट परफॉर्म कर रहा हूं। तो ये मेरा फोटे है, ये मेरे को क्वेश्चन आते हैं और ये नहीं आते, इन पे मुझे काम करने की जरूरत है। तो ईच टेस्ट जो है वो आपके लिए इंप्रूवमेंट का एक सिंबल होगा, क्योंकि आप अपने वीक एरिया पे पहले काम करोगे, फिर अगला टेस्ट दोगे, फिर से वीक एरिया पे काम करोगे, फिर से टेस्ट दोगे। इस तरीके की प्रोसेस आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है। और इसी टाइम पे मैं चाहूंगा कि सी सेट के भी आप फुल लेंथ टेस्ट पेपर देना शुरू करो, एटलीस्ट 3 to 4 टेस्ट पेपर सी सेट के भी दो। और जो भी हाई वेटेज एरिया है, हाई वेटेज टॉपिक जैसे करंट अफेयर है, इकोनॉमी सेक्शन, एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, इनके ऊपर आप थोड़ा सा अपना फोकस जो है वो बढ़ाओ। नाउ द टाइम कम्स 6th मंथ, इसमें क्या करना है? यहां ये टाइम जो है ये प्रैक्टिस का टाइम है। हर वीक आपको 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। जो आपने सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट किए थे वो रिवाइज करने हैं, यहाँ पे थॉरोली रिवीजन होना चाहिए उनका। तो 2 to 3 आपके मॉक टेस्ट होंगे एवरी वीक, मतलब आइडियली आपको 15 टेस्ट पेपर के आसपास आप हर मंथ 6 मंथ में कर लोगे, ठीक है ना। और आपके जो मॉक टेस्ट आपने दिए थे सेक्शनल, उनको रिवाइज करो। आपके जो नोट्स बनाए थे आपने, याद करो एनसीईआरटी के टाइम पे स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर कुछ आपने रेफरेंस लिखा, उनको वापस से रिकॉल करना शुरू करो। अब एक टारगेटेड प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, यहां कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। फुल लेंथ टेस्ट आइडियली उसी टाइम स्लॉट में दो, 9:30 to 11:30 वाले टाइम स्लॉट के अंदर, ताकि आपको एग्जाम का जो है पूरा एक्सपीरियंस हो सके, आप यूज टू हो जाएं उस टाइम पे, आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहे, काम करना शुरू कर सके। एंड फाइनली इट कम्स टू द 7th मंथ, 25 मई को आपका पेपर ही है। अब इस टाइम पे मैं चाहूंगा कि 12 से 18 मंथ के जो करंट अफेयर आपने पहले कवर किए हैं उनको पूरा सिस्टमेटिकली रिवाइज करो, ठीक है। एक सिलेबस में वापस से रिवीजन दे दो। रिवीजन कैसे देना है? ऐसा नहीं कि एंड टू एंड चीजें पढ़नी है। अब आपको टारगेट ये करना है कि आपकी जो चीजें वीक थी या जो आपने हाईलाइट की हैं, सिर्फ आपने उन्हीं को रिवाइज करना है। और फिर आपके टेस्ट पेपर के अंदर भी, क्योंकि आप पहले भी रिवीजन कर चुके हो, तो अब आप समझ गए हो कि वो वाले क्वेश्चंस तो मुझे आ गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपको डेटा है उसके बेसिस पे गलत हो गए, उन डेटा को थोड़ा सा रिवाइज करो। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को इस टाइम पे थोड़ा सा रिवीजन दे दो। तो ये प्रोसेस आपको लगभग 20 डेज तक करना है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, इसके ऊपर फोकस करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आपका लास्ट मंथ है ना, उसमें पर डे 2 टेस्ट पेपर स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं रोजाना करना है, पर एक दिन एटलीस्ट आप 3 से 4 ट्राई दो ऐसी कि आपने सुबह 9:30 to 11:30 में आपने जीएस का पेपर दे दिया, और फिर 2:30 to 4:30 में आपने सी सेट का पेपर दे दिया। ऐसा ट्राई करना है, कम से कम भी नहीं तो 3 प्रैक्टिस डे ऐसे होने चाहिए आपकी इस प्रिपरेशन में जो आप ये करोगे। सी सेट की प्रैक्टिस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीजें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। यही तरीका आपको एक पॉजिटिव कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट देगा। कुछ की टॉप चीजें हैं, की इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। कंसिस्टेंसी इस दौरान, क्योंकि 7 मंथ एक काफी कॉम्पैक्ट टाइम हो गया है अब, तो आपको 7 मंथ तक कंसिस्टेंट रहना है। अपना टाइम मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करना है, जो मैंने बताया सिर्फ उसी पे फोकस करना, अननेसेसरी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। सेल्फ इवैल्यूएशन करो, ये देखो कि ये वीक पोर्शन है, मेरे टेस्ट में यहां परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, ये वाला पोर्शन है ऐसा मेरा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और अपनी स्मार्ट स्टडी को इंप्लीमेंट करो। स्मार्ट स्टडी जैसे मैंने बताया रिवीजन में ऐसा नहीं एंड टू एंड वापस से रिवीजन करो। हमारी आदत होती है हम उन चीजों को रिवाइज वापस करना शुरू कर देते हैं जो मुझे आती हैं, उनको रिवाइज नहीं करना, जो नहीं आती उनके ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। तो रिवीजन जो है आपका रेगुलर होना चाहिए, और अपने हेल्थ और वेलबींग के ऊपर ध्यान रखेंगे। ओके, बेस्ट विशेस एवरीवन। इफ यू आर इन नीड ऑफ एनी हेल्प, कोई भी सजेशन, कुछ भी हेल्प आपको चाहिए, यू कैन रीच आउट हियर, कपिल भारद्वाज फॉर यू। एंड ये पूरा प्लान जो है आई विल शेयर ओवर हियर एट कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे, और इंस्टाग्राम, दिस इज माई हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, बाय बाय।